चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मेटेरियल रेडिएशन। मतलब जो मेटेरियल रेडिएशन है इसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। सबसे पहले हम समझेंगे वेव क्या है और पार्टिकल क्या है। ठीक है, वेव किसी भी स्पेस में जो पार्टिकल लोकलाइज्ड होगा, एनी पार्टिकल इन द स्पेस विच इज लोकलाइज्ड इज कॉल्ड एज अ पार्टिकल। कोई भी स्पेस में कोई पार्टिकल लोकलाइज्ड होगा उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। और वेव का मतलब है स्पेस में कोई भी चीज जो सेपरेट होगी, मतलब डीलोकलाइज्ड होगी, इसको हम वेव बोलते हैं। तो यही चीज हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन में कि मेटेरो रेडिएशन जो है इसका एक डबल नेचर होता है, मतलब बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ये चीज हम जानेंगे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन में। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया, इसने कहा जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, सारे मटेरियल पार्टिकल्स बोथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक, मतलब छोटे पार्टिकल भी और बड़े पार्टिकल भी, मैक्रोस्कोपिक, इनके ड्यूअल नेचर होता है। इनका ड्यूअल नेचर होता है, बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन, a cricket ball, एक्स्ट्रा, इन सब का ड्यूअल नेचर होता है, बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। एंड व्हाट डी ब्रॉगली डिड, इसने इन मटेरियल पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन, क्रिकेट बॉल, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स है बोथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, इनकी वेव लेंथ भी निकाली, दैट इज एसोसिएटेड with these material particles. So what de Broglie did, de Broglie ने क्या किया, अगर इसने कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स है उनका वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, फिर जाके इसने क्या किया, ही कैलकुलेटेड द वेवलेंथ of the waves associated with these material particles. इन मटेरियल पार्टिकल्स की जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ भी डी ब्रॉगली ने कैलकुलेट की। मटेरियल पार्टिकल्स, तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इसने कहा इफ फोटॉन्स आर एज्यूम्ड टू हैव वेव कैरेक्टर, अगर फोटॉन्स हम एज्यूम करते हैं कि उनके पास वेव कैरेक्टर है, देन उनकी एनर्जी जो है E वो बराबर होती है h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और हम लिख सकते हैं h इज इक्वल c बाय लैम्डा। व्हाई? बिकॉज न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। लेट इट बी इक्वेशन 1। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, वेवलेंथ इन वेव्स की कैलकुलेट की जो इन मटेरियल पार्टिकल्स के साथ होती है। तो उसने क्या किया, इसने एज्यूम किया कि ये जो फोटॉन्स है, मान के चले इनके पास वेव कैरेक्टर है, तब उस फोटॉन का वेव कैरेक्टर जब होगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c बाय लैम्डा। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखा। इफ दीज फोटॉन्स आर एज्यूम्ड टू हैव पार्टिकल कैरेक्टर, देन देयर एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, और h is the Planck's constant. This is the equation second. तो हमने दूसरी इक्वेशन में क्या अज्यूम किया, फोटॉन्स जो है, if photons are assumed, अगर हमने अज्यूम किया कि फोटॉन्स के पास, if photons are assumed to have particle character, then their energy will be equal to mc square. From equation first and second, h c by lambda, from equation first and second, h c by lambda is equal to mc square. ये c और c कैंसिल,
ये h बाय लैम्डा इज इक्वल mc, लैम्डा इज इक्वल h बाय mc, लैम्डा इज इक्वल h बाय p, where p is the momentum. ये p क्या है? This is the momentum which is equal to the product of mass into velocity. तो आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की किनकी, इन मटेरियल पार्टिकल्स की, जो इनके वेव्स के साथ ये वेवलेंथ एसोसिएट होती है। ठीक है भाई, तो अगर हमने ये समझ लिया कि वेवलेंथ अब इन मटेरियल पार्टिकल्स की से बराबर होती है h बाई पी, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। h का वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 - 34 जूल सेकेंड और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज आपको जो सीखनी वो ये है कि जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है इसकी सिग्निफिकेंस केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। तो हम लिखेंगे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है इट इज ओनली एप्लीकेबल, हाँ हमने ये किया कि वेवलेंथ हमने मटेरियल पार्टिकल की दोनों की निकाली, ठीक है, बोथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, बट डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन जो है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट मैक्रोस्कोपिक। या आपको मैं एक एग्जांपल साइट करके समझाऊंगा भी कैसे ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन केवल एप्लीकेबल है टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बट नॉट टू मैक्रोस्कोपिक। बड़े पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाइक बॉल, एक क्रिकेट बॉल है, एक फुटबॉल या कोई आयरन बॉल, ठीक है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? मान के चलिए हमारे पास एक बॉल है, वी हैव गॉट अ बॉल whose mass is 0.1 kg and its speed is 60 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेवलेंथ किसके बराबर होगी? h by m c, which will be equal to 6.626 into 10⁻⁻34 kilogram meter square per second divided by mass of ball is what? 0.1 kg into the velocity or speed of the ball which is 60 meters per second. You will calculate this, it will be 10⁻⁻34। तो आप देखेंगे इसकी वेवलेंथ कितनी आई? 10⁻34। ये वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने अभी ऊपर कहा कि डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। Practically मैंने show we have taken a ball whose mass is 0.1 kg, the speed is velocity is 60 meter per second. We calculated the wavelength of this ball having mass this and velocity this, then it came approximately कितना आया ये? 10⁻⁻34, which is so small, ठीक है, कि इस वेवलेंथ को आप किसी भी कैसे भी करके मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम सेम चीज एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालेंगे? वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल 60 मीटर पर सेकेंड। हम इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे तो लैम्डा किसके बराबर? h बाई एम सी, वही किसके बराबर? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो इट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg इंटू स्पीड ऑफ बॉल। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने, वैसे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में होता है उसकी स्पीड पता कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जबकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जब होता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की। तो हमने सपोज यहां इसकी स्पीड कितनी एज्यूम की? जो बॉल की स्पीड थी, वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकेंड। यू विल कैलकुलेट इट, इट विल बी 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। ये मतलब ये उतना स्मॉल वेवलेंथ नहीं है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकेंगे। वी कैन इजिली मेजर दिस वेवलेंथ, हम इसको आराम से मेजर कर सकते हैं। 10⁻⁵ मीटर, और जिसको हम कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम, 10⁵ एंगस्ट्रॉम। तो इतनी वेवलेंथ है। तो ये इतनी
स्मॉल वेवलेंथ नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन की इतनी स्मॉल एक बाल की इतनी स्मॉल वेवलेंथ आई थी कि उसको मेजर नहीं कर सकते, इस वेवलेंथ को हम आराम से मेजर कर सकते हैं। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, जबकि दोनों मटेरियल पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां रखेंगे याद, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन एक हाइपोथेसिस है, एक आइडिया है, एक सजेशन है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये डी ब्रॉगली ने एक सजेशन दी थी कि ऐसा हो सकता है मटेरियल पार्टिकल्स। बाद में जब एप्लीकेबिलिटी जब इस डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन की देखी गई, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए देखी गई, जबकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, इसका डिमेरिट हुआ ना, सिग्निफिकेंस कहां होगा? किसकी, मतलब मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, ये एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, ठीक है। इसके बाद डी ब्रॉगली ने जो वेवलेंथ कैलकुलेट की, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन शुरू की। तो हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल, मतलब इसकी सजेशन को लॉ बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस कि जो डी ब्रॉगली कह रहा है वो सच है। इसके लिए सबसे पहले डिविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डिविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डिविस और जर्मर ने क्या किया, इन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन बीम को किस पे बम्बार्ड किया, स्ट्राइक किया निकल मेटल के सरफेस पे, और जो यहां से रिफ्लेक्ट स्कैटर जो लाइट हुई उसको रिसीव किया ऑन अ फोटोग्राफिक स्क्रीन, ठीक है। सब थोड़ा ये फोटोग्राफिक स्क्रीन है, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे स्ट्राइकेड इट ऑन द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल, एंड यहां से जो लाइट स्कैटर होगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को इन्होंने फोटोग्राफिक स्क्रीन पे रिसीव किया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे बन रहे हैं, ऐसे इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे जैसे एक्सरेज के, जस्ट लाइक द एक्सरेज। Since X-rays are the electromagnetic radiations, they have the wave nature. Therefore, electron too has a wave nature. तो ये जर्मर और डिविसन एक्सपेरिमेंट जो था, इसे प्रूव हुआ नहीं। और जो वेवलेंथ कैलकुलेट की डी ब्रॉगली ने, वही वेवलेंथ यहां से भी कैलकुलेट हुई कि नहीं, जो डी ब्रॉगली कह रहा है वो सच है। कैसे कि डिविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज स्ट्राइक्ड ऑन अ निकल मेटल एंड द रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड रेज वर रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक स्क्रीन। फिर क्या हुआ, देन कॉन्सेंट्रिक सर्कल जस्ट लाइक दोज ऑफ एक्स-रेज वर फॉर्मड, ठीक है, वो बन गए। सिंस एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि एक्स-रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनका वेव नेचर होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन टू हैज अ वेव नेचर। तो ये डिविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से चलिए जेपी टॉमसन एक्सपेरिमेंट। जेपी टॉमसन रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट, बट उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ निकल क्रिस्टल ही टुक अ गोल्ड, थिन गोल्ड फाइल, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस पे बम्बार्ड किया। परपेंडिकुलर टू दिस गोल्ड फाइल ही केप्ट अ फोटोग्राफिक स्क्रीन। यहां पे इसने क्या देखा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, डिफ्रैक्शन बनते हुए, जस्ट लाइक दैट ऑफ एक्स-रेज। जैसे एक्स-रेज की डिफ्रैक्शन पैटर्न होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, वैसे ही इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने बम्बार्ड किए, स्ट्राइक किए किस पे, गोल्ड फॉइल पे, और उसको जो स्कैटर्ड लाइट है उसको रिसीव किया एक फोटोग्राफिक स्क्रीन पे, देन diffraction pattern got obtained on the photographic screen. Since diffraction pattern is the nature of wave, है जस्ट लाइक ये वैसे ही बना जैसे एक्सरेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। Since X-rays are the electromagnetic radiations, therefore they have the wave nature, therefore electrons too have the wave nature. This was confirmed experimentally by J.P. Thomson. तो इन्होंने कहा जो डी ब्रॉगली कह रहा है वो सारा कुछ सच है, ठीक है। ये था J.P. Thomson's एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट से, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एज वेल एज J.P. Thomson's एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका वेव नेचर होता है। इसके बाद ऐसे कौन सा एक्सपेरिमेंट, तो पार्टिकल नेचर को समझते हैं, ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे पता चला कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, एक स्पॉट ऑफ लाइट बनता है जिसको हम सेंटिलेशन बोलते हैं। सेंटिलेशन मतलब एक लोकलाइज्ड पार्टिकल, एक लोकलाइज्ड पॉइंट यहां पे बना जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने
बम्बार्ड किया, स्ट्राइक किया ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, a spot of light called scintillation or localized point got formed. इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे एक स्पॉट ऑफ लाइट जिसको हम सेंटिलेशन कहेंगे या लोकलाइज्ड पॉइंट कहेंगे, वो यहां पे बन गया। कोई सेपरेट नहीं हुआ ये पार्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता है सेंटिलेशन या स्पॉट ऑफ लाइट या लोकलाइजेशन ये किसका नेचर है, ये पार्टिकल का नेचर है। रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हाँ ना, आप समझ रहे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या किया गया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया गया, a spot of light called scintillation or localized point was formed, ठीक है। ये बन गया क्योंकि लोकलाइजेशन एक पार्टिकल का नेचर है, ठीक है। तो ये पार्टिकल नेचर है, therefore electrons have the particle nature। इतना ही नहीं, जो जे टॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया जहां से उसने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, कैलकुलेट किया, उससे भी पता चलता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हैव द पार्टिकल नेचर। थर्ड, जो आर.डी. मैलाकिन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टू नो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है। आर.डी. मैलाकिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे भी पता चलता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर है। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा,